हेलो एवरीवन। बीपीएससी पीवाईक्यू सीरीज की श्रृंखला में हम लोग आज 65वीं बीपीएससी का प्रारंभिक परीक्षा जो 2019 में हुआ था उसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा शिवाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य के सुचारू संचालन के लिए 8 मंत्रियों की एक परिषद बनाई थी जिसे अष्टप्रधान कहा जाता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण पद कौन था? तो पेशवा का था। पेशवा किसको बोलते थे? एक तरीके से ये प्रधानमंत्री जैसा इसका था पद। और उसके बाद आता था अमात्य। अमात्य किसको बोलते थे? तो अमात्य बोलते थे वित्त मंत्री को। उसके बाद वाकिया नवीश ये किसे बोलते थे? तो ये गृह मंत्री को बोलते थे। अमात्य वित्त मंत्री और वाकिया नवीश गृह मंत्री को। उसके बाद दबीर या सुमंत। तो दबीर या सुमंत बोलते थे विदेश मंत्री को। उसके बाद वाकिया नवीश के बाद एक था सुरु नवीश। सुरु नवीश था सचिव से संबंधित। और सर ए नौबत ये था सेनापति। एक था पंडित राव, ये था दान एवं धार्मिक कार्य की देखरेख करने वाला था, को पंडित राव बोलते थे। और उसके बाद था न्यायाधीश, न्यायपालिक का कार्य करता था ये। तो पेशवा 1, अमात्य 2, वाकिया नवीश 3, दबीर या सुमंत 4, सुरु नवीश 5, 6, 7 और 8, टोटल 8 अष्टप्रधान थे शिवाजी के दरबार में। अगला प्रश्न देखिए, दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली सल्तनत में फिरोज शाह तुगलक का काल नहरों के जाल, नए नगरों की स्थापना और जन कल्याणकारी कार्यों के लिए सबसे प्रसिद्ध माना जाता है। दिल्ली सल्तनत में सिंचाई के लिए पहली बार नहर का निर्माण किसने किया था? तो गियासुद्दीन तुगलक ने करवाया था। लेकिन सबसे ज़्यादा नहर किसने करवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। फिरोज शाह तुगलक की सबसे प्रसिद्ध नहर कौन थी? एक नहर का नाम था उलूग खानी, तो ये यमुना से लेकर के हिसार तक जाती थी। और एक था रजवाही, ये सतलज से लेकर के घगर तक जाती थी। फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई के लिए एक नया कर लगाया था जिसका नाम था हक ए सर्ब, तो ये भी याद रखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए दूसरा ऑप्शन दिया है इल्तुतमिश। तो ये दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है इसे। और इसने एकता प्रणाली और तुर्के चिहलगानी यानी 40 गुलाम सरदारों का संगठन का शुरुआत किया था। बलबन, इसने सिजदा और पैबोस प्रथा शुरू की थी और तुर्कान ए चहलगानी को समाप्त किया था। इसकी नीति को लौह और रक्त की नीति कहा जाता है। सिकंदर लोदी कौन था? तो इसने 1504 में आगरा शहर की स्थापना की और भूमि मापने के लिए गज सिकंदरी एक पैमाना चलाया था, गज ए सिकंदरी। अगला प्रश्न देखिए, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी पुर्तगाली। तो पुर्तगाली भारत में सबसे पहले आए थे 1498 में और सबसे अंत यानी 1961 में ये गए। इन्होंने हुगली को बंगाल की खाड़ी में लूटपाट का मुख्य अड्डा बना लिया था। पुर्तगालियों की इन्हीं डकैती और जबरन धर्म परिवर्तन की हरकतों से तंग आकर मुगल बादशाह शाहजहां ने 1632 में कासिम खान, जो कि बंगाल का गवर्नर था, को आदेश देकर हुगली में पुर्तगाली बस्तियों को पूरी तरह नष्ट कर दिया था और हजारों पुर्तगालियों को बंदी बना लिया था। और पुर्तगाली हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए एक पास या परमिट जारी करते थे जिसे कार्टज कहा जाता था। इसके बिना किसी भी जहाज को समुद्र में जाने की अनुमति नहीं थी, ये भी फैक्ट याद रखेंगे। बाकी यहाँ पे दिया है डच। तो डच ने नीदरलैंड से आकर भारत में मुख्य रूप से सूती वस्त्र के व्यापार और ध्यान केंद्रित किया था। और फ्रांसीसी थे, तो फ्रांसीसी भारत में सबसे अंत में आने वाले यूरोपीय थे, 1664 में आए थे और इनका मुख्य केंद्र पौंडीचेरी था। उसके बाद थे अंग्रेज, इन्होंने 1651 में हुगली में अपनी कोठी स्थापित की थी, लेकिन वे इसे डकैती का केंद्र नहीं बल्कि व्यापारिक केंद्र के रूप में इस्तेमाल करते थे। अगला प्रश्न है, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो कैप्टन स्लीमन। तो इन्हें लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा ठगी प्रथा को समाप्त करने का विशेष प्रभार दिया गया था, ये ध्यान रखना है। और ठगी प्रथा का अंत जो हुआ था वो 18
1930 के दशक में हुआ था। उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। परीक्षा में कभी कभी गवर्नर जनरल का भी नाम पूछ देता है, तो याद रखना है। और सैन्य अधिकारी कौन थे? तो कैप्टन स्लीमन थे। अगला प्रश्न है, अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड लिटन ने। तो यह अपनी प्रतिक्रियावादी और साम्राज्यवादी नीतियों के लिए कुख्यात था। इसने अफगानिस्तान के प्रति कुशल आक्रमणीयता की नीति छोड़कर फॉरवर्ड पॉलिसी यानी आक्रामक नीति अपनाई थी। लिटन की इसी आक्रामक नीति के कारण दूसरा आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था 1800। इसके बाद 1879 में गंडमक की संधि हुई थी। 1879 में, ये एग्जाम में एक बार पूछा गया है, गंडमक की संधि। अगला प्रश्न देखिए, 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दांडी। गुजरात के नवसारी जिले का एक तटीय गांव था ये। गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 को यहाँ पहुंचकर नमक कानून तोड़ा और यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की औपचारिक शुरुआत हुई थी। यहाँ पे जो वर्धा दिया है, तो यह महाराष्ट्र का एक स्थान है जहाँ गांधी जी ने बाद में अपना आश्रम बनाया और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव यहीं पारित हुआ था। सेवाग्राम वर्धा के पास स्थित गांधी जी का आश्रम है जहाँ वे 1936 अपने जीवन का अंतिम समय तक रहे थे। और साबरमती जो है अहमदाबाद में स्थित आश्रम है। दांडी मार्च से कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखना है कि 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से शुरू हुई और 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंची और अगले दिन 6 अप्रैल को सुबह गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था। यात्रा कुल कितने दिनों की थी? तो 24 दिनों की थी। ये भी एग्जाम में एक बार पूछा गया है बीपीएससी के एग्जाम में, जिसमें 241 मील यानी कि लगभग 385 से 390 किलोमीटर की दूरी तय की गई। गांधी जी के साथ उनके 78 चुने हुए अनुयायी थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, साराबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इन्होंने गुजरात के किसान के हितों के लिए साराबंदी यानी कोई कर नहीं आंदोलन का नेतृत्व किया था। ये किससे संबंधित था? कोई कर नहीं, नो टैक्स आंदोलन से संबंधित था ये। 1922 में बारदोली में कांग्रेस की बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया था कि यदि सरकार करों में कमी नहीं करती है तो कर न अदायगी यानी कि साराबंदी आंदोलन चलाया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, JB कृपलानी। जीवतराम भगवान दास कृपलानी वर्ष 1946 में मेरठ अधिवेशन में कांग्रेस का अध्यक्ष चुने गए और अगस्त 1947 तक इस पद पर बने रहे थे। ये ध्यान रखना है कि नवंबर 1947 में JB कृपलानी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। इनके इस्तीफे के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को शेष अवधि के लिए कांग्रेस का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था। अगला प्रश्न है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कुंवर सिंह ने। तो जगदीशपुर के 80 वर्षीय जमींदार, जिन्हें बिहार का सिंह कहा जाता है, इन्होंने बिहार में क्रांति का मुख्य झंडा ग्रहण किया था। बिहार में 1857 की क्रांति की शुरुआत वैसे तो 12 जून को देवघर के रोहिणी गांव से हुई थी। देवघर के रोहिणी गांव से हुई थी, लेकिन पटना में इसका नेतृत्व पीर अली ने 3 जुलाई को किया था, ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? तो ये थे ऑप्शन ए, स्वामी विद्यानंद। तो इन्होंने असहयोग आंदोलन, जो कि 1920 से 22 तक चला, इसके दौरान उत्तर बिहार विशेष करके दरभंगा राज्य के खिलाफ किसानों को संगठित किया था। राजकुमार शुक्ल, तो इन्होंने 1916 के लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी को चंपारण के नील किसानों की दुर्दशा बताई और उन्हें बिहार आने का निमंत्रण दिया था। श्री कृष्ण सिंह, इन्हें बिहार केसरी कहा जाता है, यह स्वतंत्र बिहार के पहले मुख्यमंत्री बने। और JB सेन कौन थे? तो यह पटना के एक स्थानीय वकील और राष्ट्रवादी नेता थे जो असहयोग आंदोलन के दौरान सक्रिय थे, लेकिन कृषक आंदोलन के मुख्य नेता ये नहीं थे। तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, आंसर हो जाएगा हमारा ए। विद्यानंद का वास्तविक नाम क्या था? ये पूछ सकता है। तो इसका मूल नाम था विभूति भूषण प्रसाद। विभूति भूषण प्रसाद। अगला प्रश्न देखिए, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है?
तो सचिदानंद सिन्हा को माना जाता है। तो इन्होंने बिहार को बंगाल से अलग कर एक स्वतंत्र प्रांत बनाने के लिए लंबा कड़ा संघर्ष किया, इसलिए इन्हें आधुनिक बिहार का निर्माता कहा जाता है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण इन्होंने मिलकर 1894 में बिहार टाइम्स पत्रिका शुरू की थी। बिहार टाइम्स पत्रिका कब की थी? 1894 में। और अलग बिहार की मांग की थी इसी पत्रिका के द्वारा, और इन्हीं के प्रयासों से 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में बिहार को अलग प्रांत बनाने की घोषणा हुई, जो 1 अप्रैल 1912 को अस्तित्व में आया। और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा 9 दिसंबर 1946 को आयोजित भारत की संविधान सभा की पहली बैठक के अस्थायी अध्यक्ष भी चुने गए थे। अगला प्रश्न है, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इन्होंने नवंबर 1929 में सोनपुर मेले के अवसर पर बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की थी। बाकी यहाँ पे राम सुंदर सिंह, गंगा शरण सिंह और रामानंद मिश्रा, ये सभी बिहार में किसान आंदोलन और सोशलिस्ट पार्टी यानी कि समाजवादी विचारधारा से गहराई से जुड़े थे, लेकिन संस्थापक ये नहीं थे। बिहार प्रांतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। और सचिव कौन थे? तो सचिव थे श्री कृष्ण सिंह, जो कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री भी बने आगे चल करके। ठीक है, इसके बाद आता है अखिल भारतीय किसान सभा AIKS। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने आगे चलकर 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में भारतीय किसान सभा का गठन किया। कहाँ पे? लखनऊ। और इसके सचिव कौन थे? इसके पहले सचिव थे NG रंगा। तो ये ध्यान रखना है, यहाँ पे सचिव श्री कृष्ण सिंह थे बिहार प्रांतीय किसान सभा, और अखिल भारतीय किसान सभा के NG रंगा थे। और स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसानों को जागरूक करने के लिए पटना से हुंकार नामक एक पत्रिका भी शुरू की थी। ये भी एग्जाम में पूछता है, हुंकार नामक पत्रिका। अगला प्रश्न देखिए, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपना फैक्ट्री पटना में स्थापित किया था? तो 1632 ईस्वी में डचों ने पटना में पहली अस्थायी फैक्ट्री स्थापित की थी, जो वर्तमान में पटना कॉलेज का उत्तरी हिस्सा है। ये भी पूछता है, पटना कॉलेज का उत्तरी हिस्सा। ठीक है, ये 1601 जो दिया है, इस समय डच भारत में अपनी स्थिति मजबूत कर रहे थे, लेकिन पटना में कोई स्थापना नहीं हुई थी। 1774 इस वर्ष के आसपास अंग्रेजों ने बिहार के प्रशासनिक ढांचे में कई बदलाव किए थे। अगला प्रश्न देखिए, बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? तो फरवरी 1923 में गया कांग्रेस अधिवेशन यानी 1922 के बाद बिहार में स्वराज दल की शाखा का गठन श्री कृष्ण सिंह ने किया था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद रामलाल सिंह और बंकिम चंद्र मित्र जो थे, ये क्रांतिकारी गतिविधियों और अनुशीलन समिति की पटना शाखा से जुड़े हुए थे। और सचिंद्रनाथ सान्याल, इन्होंने 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना की थी। तो ये ध्यान रखना है, अनुशीलन समिति। अगला प्रश्न, अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रियदर्शी। और अशोक के अधिकांश अभिलेखों में उन्हें देवानाम प्रियदर्शी यानी देवताओं का प्रिय और देखने में सुंदर, इसका अर्थ होता है देवानाम प्रियदर्शी। ठीक है, देवताओं का प्रिय और देखने में सुंदर। अगला प्रश्न है, हालांकि ये इसके साथ एक चीज़ और याद रखना है कि अशोक का वास्तविक नाम अशोक केवल 4 अभिलेख में मिलता है। कौन कौन से? ये एग्जाम में पूछ चुका है कई बार। मास्की अभिलेख, गुर्जरा अभिलेख, नेत्तूर और उडेगोलम, इन चारों में इसका नाम है। हालांकि एक है भाब्रू शिलालेख, भाब्रू। तो राजस्थान के भाब्रू शिलालेख में अशोक जो है स्वयं को मगधाधिराज यानी मगध का राजा कहते हैं, और बौद्ध धर्म यानी बुद्ध धर्म संघ के प्रति अपना आस्था व्यक्त करते हैं। भाब्रू में क्या कहा गया है? मगधाधिराज। ठीक है, ये फैक्ट याद रखना है। और अशोक के अभिलेखों की खोज सबसे पहले 1750 में
टिफेन थेलर ने की थी, लेकिन सबसे पहले 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। खोज किसने किया था? तो टिफेन थेलर। और खोज पढ़ा किसने था? तो जेम्स प्रिंसेप ने इसे पढ़ा था, जेम्स प्रिंसेप। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? तो देखिए, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सुश्रुत। यहाँ पे जो सौमिल्य दिया गया है यह गुप्त काल के नहीं बल्कि कालिदास के पहले एक प्रसिद्ध नाटककार या कवि थे। शूद्रक कौन थे? तो ये गुप्त काल के एक प्रसिद्ध नाटककार थे जिन्होंने मृच्छकटिकम यानी मिट्टी का खिलौना नामक महान नाटक की रचना की थी। तो ये क्या थे? एक नाटककार थे। शौनक कौन थे? तो यह वैदिक काल के एक ऋषि और महान व्याकरणविद थे जिनका गुप्त काल से कोई संबंध नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। हालांकि गुप्त काल के जो वास्तविक चिकित्सक हैं गुप्त काल में, उनका नाम आता है एक वाग्भट जिन्होंने अष्टांग हृदय की रचना की थी। और एक दूसरे चिकित्सक थे जिनका नाम था धन्वंतरी। इन्हें ये चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक मुख्य चिकित्सक थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, खरोष्ठी। खरोष्ठी जो है दाहिने से बाएं की ओर, यानी कि यहाँ से लिख के इधर पहुँचते हैं, ठीक है, दाहिने से बाएं की ओर। ब्राह्मी जो लिपि है यह भारत की सबसे प्राचीन लिपियों में से एक है जो बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। आधुनिक देवनागरी लिपि जो है वो इसी से विकसित हुई है, यानी कि जो मैंने लिखा हुआ है क्वेश्चन, ये देवनागरी लिपि में है, यानी ये बाएं से दाएं की तरफ लिखी जाती है। उसके बाद शारदा जो है यह 8वीं शताब्दी के आसपास कश्मीर और उत्तर पश्चिम भारत में विकसित हुई एक लिपि है जो बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। और नंदनागिरी तो यह दक्षिण भारत में प्रयुक्त होने वाली देवनागरी लिपि का ही एक रूप है, यानी कि ये भी दाईं से बाईं ओर ही लिखी जाती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ये ध्यान रखना है कि अशोक के उत्तर पश्चिम में स्थित अभिलेख जैसे कि शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा में खरोष्ठी लिपि का ही प्रयोग हुआ था। तो खरोष्ठी लिपि का कहाँ का प्रयोग हुआ था? तो शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ताम्रलिप्ति। तो यह बंगाल के पूर्वी तट में स्थित एक अत्यंत समृद्ध और ऐतिहासिक बंदरगाह था। यहाँ से गुप्त काल में उत्तर भारत जैसे कि पाटलिपुत्र, वाराणसी का व्यापार दक्षिण पूर्व एशिया जैसे कि इंडोनेशिया, श्रीलंका और चीन के साथ होता था। बाकी यहाँ पे जो दिया है कल्याण, भड़ौच और कैम्बे, ये तीनों बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट यानी कि गुजरात और महाराष्ट्र पर स्थित है। इनका उपयोग मुख्यतः दक्षिण भारतीय और पश्चिमी देशों जैसे कि रोम और अरब के साथ व्यापार के लिए होता था। तो हमारा आंसर हो जाएगा ताम्रलिप्ति। अगला प्रश्न देखिए, मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर पहुंची थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जहांगीर। जहांगीर का काल जो है वो मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। वह स्वयं चित्रकला का बहुत बड़ा पारखी था, ऐसा वो दावा करता है। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजुके जहांगीरी में लिखा है कि यदि कोई मृत या जीवित चित्रकार कोई चित्र बनाता है तो मैं केवल देखकर बता सकता हूँ कि आँख किसने बनाई है और भौहें किसने बनाई है। इसके दरबार में जो प्रसिद्ध चित्रकार थे उनके नाम याद रखने हैं आपको। एक थे उस्ताद मंसूर, ये पक्षी और प्रकृति विशेषज्ञ थे जैसे कि साइबेरियाई सारस का चित्र। उसके बाद एक थे अबुल हसन, उस्ताद मंसूर और अबुल हसन, ये मानव चित्र विशेषज्ञ थे, ये सबसे प्रमुख थे ये दोनों। जहांगीर ने मंसूर को नादिर उल अस्र और अबुल हसन को नादिर उज जमा की उपाधि दी थी। इसको क्या दी थी? नादिर उल अस्र और नादिर उज जमा। उस्ताद मंसूर और अबुल हसन ये कौन थे? जहांगीर से संबंधित थे। अब देखिए हुमायूं का जो है ये मुगल चित्रकला की नींव हुमायूं के समय पड़ी जब वह फारस के मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद जैसे चित्रकारों को भारत में लाया था। कौन कौन से? मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद। शाहजहाँ जो है, शाहजहाँ का काल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग था। इनके समय में चित्रकला में सजीवता कम और भव्यता यानी सोने का उपयोग ज़्यादा हो गया था। उसके बाद अकबर, तो अकबर ने चित्रकला को एक राजकीय विभाग का रूप दे दिया। इसके समय दो चित्रकार थे, एक था दसवंत और दूसरा था बसावन। तो ये तीनों, ये 6 के 6 याद रखने हैं। जहांगीर में उस्ताद मंसूर, अबुल हसन
और हुमायूं में मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद और अकबर के लिए दसवंत और बसावन। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु। तो मनसबदारी एक सैन्य और प्रशासनिक व्यवस्था थी जिसके माध्यम से साम्राज्य के लिए अधिकारियों और सैनिकों की संख्या, उनके वेतन और रैंक तय किए जाते थे ताकि सेना सुव्यवस्थित रहे। यहाँ पे जो दिया है राजस्व एकत्रित करने हेतु, तो इसके लिए जब्ती प्रणाली और दहसाला प्रणाली लागू की गई थी। उसके बाद यहाँ पे दिया है धार्मिक सद्भाव की स्थापना हेतु, तो इसके लिए अकबर ने दीन इलाही और सुलह कुल की नीति अपनाई थी। इसके साथ साथ ये भी याद रखना है कि मनसबदारी प्रथा में 2 पद होते थे, एक होता था जात और दूसरा होता था सवार। तो जात वह था जिससे अधिकारी की व्यक्तिगत प्रतिष्ठा और वेतन तय होता था, और सवार वह था जिससे यह तय होता था कि उस मनसबदार को कितने घुड़सवार रखने हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? तो देखिए यहाँ पे जो भील और भील का दिया है गुजरात, तो यह जोड़ी बिल्कुल सही है। भील जनजाति गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बहुतायत में पाई जाती है। उसके बाद है गद्दी हिमाचल प्रदेश, तो ये जोड़ी भी सही है। गद्दी मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर की एक चरवाहा जनजाति है। उसके बाद कोटा तमिलनाडु, तो यह जोड़ा सही है। कोटा जनजाति तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों में निवास करती है। उसके बाद यह है टोडा केरल, तो ये जोड़ी गलत है। टोडा जनजाति मुख्य रूप से तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों में पाई जाती है, न कि केरल में। तो टोडा का क्या होगा यहाँ पे? तमिलनाडु होना चाहिए था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा औद्योगिक आर्थिक गलियारा जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, दिल्ली मुंबई। तो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यानी DMIC भारत की एक महत्वाकांक्षी बुनियादी ढांचा परियोजना है जिसे जापान सरकार और जापानी कंपनियों के वित्तीय एवं तकनीकी सहयोग से विकसित किया जा रहा है। इसकी कुल लंबाई जो है 1504 किलोमीटर है। यह उत्तर प्रदेश के दादरी से शुरू होकर हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात से होते हुए महाराष्ट्र के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? तो रोहतास और कैमूर बिहार के दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित हैं। यहाँ विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती है, धारवाड़ क्रम की नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। धारवाड़ क्रम के लिए ये सभी जो है मुंगेर, जमुई, नवादा, ये सभी बिहार के दक्षिण पूर्वी जिले हैं। यहाँ की पहाड़ियाँ और चट्टानें धारवाड़ कल्प की है जो प्राचीन यानी प्री कैम्ब्रियन काल की है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि रोहतास जो है यह विंध्यन क्रम की चट्टानों के क्रम में आता है, विंध्यन। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य में गंगा किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 12। तो ये 12 कौन कौन से हैं? तो बिहार में कुल नदी 12 जिलों की सीमाओं को छूती है या उनसे होकर गुजरती है, ऐसा हम कह सकते हैं। पहला शुरू कीजिए अगर आप बक्सर से, तो ये होगा बक्सर। उसके बाद भोजपुर, दिमाग में आप मैप को रखिए ताकि ये आसानी से क्वेश्चन याद हो सके। उसके बाद सारण, वैशाली, फिर पटना, समस्तीपुर, उसके बाद बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर और कटिहार। तो ये 12 के 12 आपको याद रखना है। गंगा नदी बिहार में बक्सर के पास प्रवेश करती है और कटिहार के रास्ते झारखंड पश्चिम बंगाल की सीमा की ओर निकल जाती है। गंगा नदी बिहार में कुल लंबाई लगभग 445 किलोमीटर है, जिसमें से सबसे लंबा मार्ग अकेले पटना जिले में लगभग 99 किलोमीटर पड़ता है, ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, भीम बांध। तो यह वन्य जीव अभयारण्य मुंगेर जिले में स्थित है। यह अपनी गर्म पानी के स्रोतों के लिए भी प्रसिद्ध है। वाल्मीकि जो दिया है यह बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है और टाइगर रिजर्व भी है जो पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है। उसके बाद राजगीर, इसे पंत वन्य जीव अभयारण्य भी कहते हैं जो नालंदा जिले में स्थित है। और यहाँ पर गौतम बुद्ध जो है यह वन्य जीव अभयारण्य बिहार के गया जिले की सीमा पर स्थित है और आंशिक रूप से झारखंड के कोडरमा से भी सटा हुआ है। अगला प्रश्न है,
2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंग अनुपात दर्ज किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोपालगंज। सिवान जो है इसका लिंगानुपात है 988, जो बिहार में दूसरे स्थान पर है। गोपालगंज यहाँ का लिंगानुपात है 1021 है, जो बिहार में सबसे अधिक है। यह बिहार का एकमात्र जिला है जहाँ महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। उसके बाद सारण, तो इसका लिंगानुपात जो है 954 है, जो तीसरे स्थान पर आता है। तो गोपालगंज, सिवान और सारण ये ध्यान रखना है, 1021, 988, 954। और किशनगंज जो है यह न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला नहीं है, लेकिन यहाँ का लिंगानुपात जो है 950 है। ठीक है। और बिहार का कुल लिंगानुपात यदि पूछें तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का औसत लिंगानुपात होगा 918, और राष्ट्रीय यानी भारत का लिंगानुपात क्या है? 943 है। बिहार में सबसे कम लिंगानुपात कहाँ है? तो मुंगेर जिले में है। कितना है यहाँ का लिंगानुपात? तो 876 है। और बिहार का शिशु लिंगानुपात कितना है, ये भी प्रश्न पूछ देता है। तो शिशु लिंगानुपात है 935, और जिसमें शीर्ष स्थान पर है किशनगंज और सबसे नीचे है वैशाली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन से घिरा है? तो घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र पूछ रहा है। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चिम चंपारण। बिहार में अति सघन वन यानी वेरी डेंस फॉरेस्ट और घने पतझड़ वाले वन यानी कि मोस्ट डेसिडिवस सबसे अधिक पश्चिमी चंपारण में पाए जाते हैं, विशेष करके वाल्मीकि नगर क्षेत्र में। यहाँ पे जो बी एंड डी देखिए, गया और नवादा, इन जिलों में शुष्क पर्णपाती या कटीले वन पाए जाते हैं, लेकिन सघनता बहुत ही कम है। यहाँ पे कैमूर दिया है, तो क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार में सबसे अधिक कुल वन क्षेत्र कैमूर में है, लेकिन घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र की सघनता के मामले में पश्चिम चंपारण शीर्ष पे है। ये याद रखना है। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो अभी हमने देखा पटना में 99 किलोमीटर लंबी पट्टी है इसकी, पटना जिले में। और भागलपुर और बेगूसराय, इन सभी जिलों से गंगा नदी गुजरती है, और भागलपुर में इसकी लंबाई जो है 97 किलोमीटर है, जो कि दूसरे नंबर पर है, लेकिन पटना से कम है। कटिहार से भी गंगा नदी गुजरती है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी प्रति वर्ग किलोमीटर दर्ज की गई है? तो शिवहर। ऑप्शन हो जाएगा ए, शिवहर बिहार का क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला है, लेकिन यहाँ का जनघनत्व सबसे अधिक यानी कि 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। पटना का जो जनघनत्व है वो है 1823, जो शिवहर के बाद बिहार में दूसरे स्थान पर आता है। बिहार का यदि कुल जनघनत्व पूछे तो आपको याद रखना है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और न्यूनतम जनघनत्व वाला कौन है? तो बिहार में सबसे कम जनघनत्व वाला जिला है कैमूर यानी भभुआ, जहाँ पे केवल 488 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। यहाँ पे पहाड़ी और वन अधिक है इसलिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? सीमा रहित, तो जापान जो है एक पूर्णतः द्वीपीय देश है, जिसकी कोई भूमि सीमा किसी अन्य देश से नहीं लगती। इसका कुल क्षेत्रफल जो है 3,77,975 वर्ग किलोमीटर है, जो कि हमारे इस चारों ऑप्शन में सबसे ज़्यादा है। न्यूजीलैंड का कितना है? तो 2,68,021। और फिलीपींस का कितना है? तो ये है 3 लाख वर्ग किलोमीटर। और क्यूबा का कितना है? तो ये सबसे कम इसमें 1,09,884 वर्ग किलोमीटर। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, सर्वाधिक उन्नति दक्षिणी लंबाई वाली सीमा वाला देश कौन है? तो उत्तरी होगा ये एक्चुअल में। ठीक है, उत्तरी दक्षिणी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चिली। तो यह दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप का एक देश है जो एक पतली पट्टी के रूप में उत्तर से दक्षिण की ओर फैला हुआ है। इसकी उत्तर दक्षिण लंबाई लगभग 4,270 किलोमीटर है। रूस जो है यह क्षेत्रफल में दुनिया का सबसे बड़ा देश है, लेकिन इसका विस्तार उत्तर दक्षिण की तुलना में पूरब से पश्चिम बहुत अधिक है। इसमें 11 टाइम जोन है, ये याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक संख्या में द्वीप हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडोनेशिया। फिलीपींस में लगभग 7,641 द्वीप है, और इंडोनेशिया में लगभग जो है 17,508 द्वीप शामिल है। और मालदीव में कितने द्वीप है? तो 1,192 मूंगा द्वीपों का देश है। और क्यूबा जो है यह एक कैरिबियाई सागर का मुख्य रूप से एक बड़ा द्वीप है, जिसके साथ कुछ छोटे छोटे द्वीप जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला
देश है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ईरान। तो ये ईरान और ग्रीस भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा ईरान है। और न्यूजीलैंड जो दिया है, यहाँ केसर का व्यावसायिक उत्पादन न के बराबर या बहुत सीमित है। ईरान दुनिया के कुल केसर उत्पादन का लगभग 90% से अधिक हिस्सा अकेले ईरान से आता है। भारत में केसर का एकमात्र व्यावसायिक उत्पादक राज्य जो है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, और कश्मीर के पामपोर क्षेत्र को केसर का कटोरा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कजाकिस्तान। तो यह दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश है, जो वैश्विक उत्पादन का लगभग 40% से अधिक हिस्सा अकेले उत्पादित करता है। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, ये दोनों देश भी यूरेनियम के शीर्ष उत्पादकों में शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया के पास दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार है, लेकिन उत्पादन में कजाकिस्तान आगे है। अगला प्रश्न देखिए, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ कौन सी हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कार्डमम पहाड़ियाँ, इलायची की पहाड़ियाँ। तो यहाँ पे जो अन्नामलई पहाड़ी दिया हुआ है, यह केरल और तमिलनाडु सीमा पर है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन है? अन्नामुडी, जो दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद है नीलगिरी पहाड़ी, तो ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपस में मिलते हैं, वहाँ नीलगिरी स्थित है। इसकी सर्वोच्च चोटी है डोडा बेटा। इसकी कौन सी है? अन्नाई मुदी या अन्नामुडी भी बोलते हैं। इसका है डोडा बेटा। कार्डमम पहाड़ियाँ ये भारत के प्रायद्वीपीय हिस्से के सबसे दक्षिण में स्थित पहाड़ियाँ हैं, जो कन्याकुमारी के सबसे नज़दीक पड़ती हैं। और जो सेवराय पहाड़ियाँ हैं, यह तमिलनाडु के सेलम जिले में स्थित पूर्वी घाट का हिस्सा है, जो कन्याकुमारी से काफ़ी उत्तर में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तरी कोयल। तो यह नदी छोटा नागपुर पठार से निकलकर सोन नदी में जाकर मिलती है। क्योंकि सोन नदी अंततः पटना के पास गंगा में मिलती है, इसलिए उत्तरी कोयल नदी गंगा नदी घाटी की का ही हिस्सा होगा। उसके बाद यहाँ पे दिया है बराकर नदी, तो यह दामोदर नदी की सहायक नदी है। दामोदर हुगली में मिलती है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से गंगा घाटी के मुख्य प्रवाह तंत्र के बजाय इसे स्वतंत्र माना जाता है। उसके बाद है दक्षिणी कोयल और शंख। तो शंख नदी और दक्षिणी कोयल नदी मिलकर उड़ीसा में ब्राह्मणी नदी का निर्माण करती है, जो सीधे बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह गंगा नदी का हिस्सा नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका बी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गिरनार। तो गिरनार जो है गुजरात के जूनागढ़ में स्थित शुष्क और धार्मिक पहाड़ियाँ हैं। यहाँ की जलवायु चाय की खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। यहाँ मूंगफली और आम की खेती, विशेषकर केसर आम की खेती होती है। जो दार्जिलिंग दिया है, पश्चिम बंगाल का यह क्षेत्र अपनी विश्व प्रसिद्ध सुगंधित चाय के लिए जाना जाता है। भारत का पहला जीआई टैग दार्जिलिंग चाय को ही मिला था। उसके बाद नीलगिरी, तो दक्षिण भारत की इन पहाड़ियों पर व्यापक पैमाने पर चाय और कॉफ़ी उगाई जाती है। उसके बाद कानन देवन, यह केरल के इदुक्की यानी मुन्नार में स्थित एक प्रसिद्ध पहाड़ी है, जो अपने खूबसूरत चाय के बागानों के लिए जानी जाती है। तो नहीं है पूछा था, तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है? तो भारत में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय शुष्क और आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। बाकी जो उड़ीसा, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ है, इन राज्यों में भी पर्णपाती वन पाए जाते हैं, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से ये सभी पीछे हैं। क्षेत्रफल में सबसे अधिक वन मध्य प्रदेश, प्रतिशत के हिसाब से सबसे अधिक वन कहाँ है? तो मिजोरम में है प्रतिशत के हिसाब से। और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रतिशत लक्षद्वीप का है, ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन है कैम्बे की खाड़ी यानी खंबात की खाड़ी। तो गुजरात की इस खाड़ी में नर्मदा और तापी जैसी नदियाँ बहुत अधिक मात्रा में गाद गिराती हैं। प्रवाल भित्तियों को पनपने के लिए साफ और अवसाद रहित पानी चाहिए, इसलिए यहाँ प्रवाल नहीं पाए जाते। बाकी मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप, ये तीनों भारत के प्रमुख प्रवाल भित्ति वाले क्षेत्र हैं। लक्षद्वीप तो पूरी तरीके से एटॉल यानी कि वलयाकार प्रवाल द्वीप ही है। तो ये फैक्ट याद रखना है, ये तीनों के तीनों क्या हैं? प्रवाल भित्ति से निर्मित क्षेत्र हैं। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस धार्मिक समूह में सर्वाधिक साक्षरता दर प्रतिशत दर्ज की गई? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जैन। ईसाई, इनकी साक्षरता दर लगभग थी 84.5%। हिंदुओं की थी 65.1%। सिख की थी 69.4
4% और जैन की थी 94.9% दर्ज की गई थी। ठीक है, मुस्लिम की कितनी थी? मुस्लिम तो ये था 59.1%। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है? तो अरुणाचल प्रदेश में कितना है? 60 है विधानसभा सीटों की संख्या। हिमाचल प्रदेश में कितना है? 68 है। मणिपुर में विधानसभा की सीट की संख्या 60, मेघालय में भी 60। तो सबसे अधिक इस चारों ऑप्शन में से कौन है? निम्नलिखित पूछा है, तो आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश हमारा राइट आंसर। और भारत में सबसे अधिक विधानसभा सीट वाला राज्य पूछे तो है उत्तर प्रदेश, यहाँ पे है 403 विधानसभा की सीटें हैं। और बिहार में कितना है? हमारे बिहार में तो यहाँ पे है 243 विधानसभा की सीटों की संख्या है। तो ये याद रखना है, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मेघालय इन सबका 60-60 है, यानी नॉर्थ ईस्ट वाले ये राज्य हैं नॉर्थ ईस्ट के, और जो हिमाचल प्रदेश है उसका 68 है। अगला प्रश्न है, भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन पहले आता है? तो यूपीएससी का अध्यक्ष, मुख्य चुनाव आयुक्त और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारत के आधिकारिक वरीयता क्रम यानी कि वारंट ऑफ प्रेसिडेंस में ये तीनों ही 9A पर आते हैं, एक साथ आते हैं। और ये जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है ये रैंक 14 पर आता है। तो चूँकि हमारा पूछा है कौन पहले आता है, तो पहले इस हिसाब से दिए गए ऑप्शन में तो हमारा 9A आएगा। 14 के पहले क्या आता है? 9A आता है, और 9A में A, B, C तीनों हैं, तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा हमारा E। सबसे पहले पद पे कौन आता है? तो पहले पे आता है राष्ट्रपति, दूसरे पे उपराष्ट्रपति, तीसरे पे प्रधानमंत्री, चौथे पे राज्यों के राज्यपाल, 5वें पे पूर्व राष्ट्रपति, 5A पे उप प्रधानमंत्री, 6 पर CGI आता है। तो ये कम से कम एटलीस्ट याद रखना है आपको। अगला प्रश्न देखिए, सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? तो पहला ऑप्शन है, विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है। तो ये गलत है। न्यायपालिका स्वतंत्र है और वह कानूनों की समीक्षा करती है, न कि विधायिका उसके प्रति प्रशासनिक रूप से जवाबदेह है। दूसरा है, विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह है। तो ये भी गलत है। ये इसके विपरीत कार्यपालिका जो है वो सामूहिक रूप से विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है, यानी मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जवाबदेह होती है, एक लाइन में बोले तो। तीसरा स्टेटमेंट है, विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र हैं। तो यह राष्ट्रपति शासन प्रणाली जैसे कि अमेरिका की विशेषता है। संसदीय व्यवस्था जैसे भारत में कार्यपालिका विधायिका का ही हिस्सा होती है, तो ये भी गलत हो गया हमारा। चौथा है, राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है। तो ये भी गलत है। तो हमारा इनमें से कोई नहीं, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन E। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन C, ग्राम पंचायत। तो यहाँ पे जो खाप पंचायत और जाति पंचायत है ये अनौपचारिक, पारंपरिक और सामाजिक संस्थाएं हैं जिनका भारतीय संविधान या पंचायती राज अधिनियम से कोई कानूनी संबंध नहीं है। ग्राम पंचायत जो है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत का कानूनी गठन किया गया था। जो जन पंचायत है यह कोई आधिकारिक संवैधानिक पद या निकाय नहीं है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 जो हुआ था, इसके तहत संविधान में भाग 9 और अनुसूची 11 जोड़ी गई थी, जिसमें पंचायतों को काम करने के लिए 29 विषय दिए गए थे। और इसमें 3 स्तर थे, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भूमि रिकॉर्ड अधिकारी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पटवारी। तो राजस्व विभाग का वह कर्मचारी जो ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि के स्वामित्व, नाप जोख और खेती के रिकॉर्ड जैसे कि खसरा या खतौनी का रख रखाव करता है उसे हम पटवारी बोलते हैं। इसमें इसे जो है कई राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे लेखपाल या राजस्व कर्मचारी भी इसे कहते हैं। लंबरदार जो है ये ब्रिटिश काल या पारंपरिक रूप से गांव का एक प्रमुख व्यक्ति होता था जो कर वसूलने में मदद करता था। जमींदार यह भूमि का मालिक होता था जो किसानों से टैक्स वसूलता था। और जैलदार पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों में ब्रिटिश काल के दौरान कई गाँव के समूह यानी जैल का प्रमुख राजस्व वसूलने वाला यह व्यक्ति था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सी सही नहीं है?
तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बड़े देशों के लिए आदर्श। तो यहाँ पे जो त्वरित निर्णय दिया है यह केंद्रीय शासन की विशेषता है, क्योंकि पूरी शक्ति एक ही केंद्र में निहित होने से फैसले बहुत तेजी से लिए जाते हैं। दूसरा है लचीलापन, तो केंद्रीय व्यवस्था में परिस्थितियों के अनुसार संविधान या कानून में बदलाव करना अपेक्षाकृत आसान होता है। तीसरा है कानून की एकरूपता, तो पूरे देश में एक ही प्रशासनिक ढांचा होने के कारण कानून और नीतियाँ बिल्कुल एक समान होती है। तो हमारा आंसर क्या होगा, कौन सी सही नहीं है केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए, तो बड़े देशों के लिए आदर्श हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखिए, समुदाय विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है शैक्षणिक सुविधाएं सुलभ कराना, जीवन स्तर को बेहतर बनाना, गांव योजना बनाने में गांव की सहायता करना। तो ये सभी सामूहिक रूप से इस कार्यक्रम के मुख्य स्तंभ हैं। इसका मुख्य दर्शन ग्रामीण जीवन का सर्वांगीण और समग्र विकास करना। यहाँ पे जो दिया है राजनीतिक प्रशिक्षण, तो यह इसका प्रत्यक्ष आर्थिक या सामाजिक उद्देश्य नहीं था, बल्कि पंचायती राज के माध्यम से बाद में राजनीतिक चेतना इसमें आई थी। तो हमारा क्या उद्देश्य है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें से, ऑप्शन ई हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है आम आदमी पार्टी, तो राज्य पार्टी है, तो ये 2019 के समय आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब में एक मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय पार्टी थी। फिर भी राष्ट्रीय पार्टी है, तो वर्तमान अपडेट यानी हम 2023 के हिसाब से देखें तो चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया है। चूँकि यह एक अब राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है, इसलिए वर्तमान संदर्भ में हमारा विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा ऑप्शन बी। चूँकि यह प्रश्न 2019 के समय का है, तो उस समय हमारा आंसर क्या होता है, इसका ए होता। राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए कुछ शर्तें हैं, आप उन शर्तों को अभी मैं बोल देता हूँ, याद रखें। पहला शर्त है 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त कर ले, यानी कि आपने दिल्ली, पंजाब, गोवा और गुजरात में यह दर्जा हासिल कर लिया है। दूसरा है लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कम से कम 4 राज्यों में 6% वोट और 4 लोकसभा सीट जीते, या फिर कम से कम 3 राज्यों से लोकसभा की 2% सीटें यानी 11 सीटें जीते। तो भारत में वर्तमान में केवल 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। एक है बीजेपी, दूसरी आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसके बाद है सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, फिर बसपा बहुजन समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी आप हो गया है, और नेशनल पीपुल्स पार्टी एनपीपी है। हाल ही में तृणमूल कांग्रेस और राकांपा और भाकपा का राष्ट्रीय दर्जा हटा दिया गया है, तो ये भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी अधिकार परीक्षा। तो अधिकार परीक्षा क्या है, इसका अर्थ है आपका क्या अधिकार है। जब कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक पद पर अवैध रूप से बैठ जाता है तो न्यायालय उसे योग्यता पूछता है। चूँकि यह पद बैठने के बाद उसकी वैधता की पूरी चीड़ फाड़ यानी कि जांच करता है, इसलिए इसे पोस्टमार्टम रिट भी कहा जाता है। बैठने से पहले नहीं पूछता है, बल्कि उसके बैठ जाने के बाद पूछता है। बाकी यहाँ पे जो दिया है प्रतिषेध, इसका अर्थ है रोकना। यह उच्च न्यायालय द्वारा निचले न्यायालय को तब जारी किया जाता है जब वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर काम कर रहा हो। परमादेश, इसका अर्थ है कि हम आदेश देते हैं या किसी सरकारी अधिकारी को उसका कानूनी कर्तव्य निभाने के लिए जारी किया जाता है। उत्प्रेषण, इसका अर्थ है पूर्णतः सूचित कीजिए या किसी निचली अदालत द्वारा फैसला सुनाए जाने के बाद उस फैसले को रद्द करने या रिकॉर्ड मांगने के लिए जारी होता है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन वीवीपैट का संस्करण क्या है, तो इसका संस्करण है M3 यानी मॉडल 3। यह बहुत ही टैंपर प्रूफ है यानी छेड़छाड़ रोधी है। बाकी M1, Z1 और 23 जो है, सॉरी ये Z3 है, 23 नहीं है, Z3, ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के पुराने संस्करण है। वीवीपैट का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल। वी से वोटर, दूसरे वी से वेरीफिएबल, और पी से पेपर, ए से ऑडिट, टी से ट्रेयल। इसके जरिए जो वोटर है वो 7 सेकंड तक एक पर्ची देख सकता है कि उसका वोट उसी उम्मीदवार को गया है ना जिसे उसने दबाया है। अगला तो हमारा इसमें आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भंडार कितना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि 31 मार्च 2019 को भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार था वो लगभग 412 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो भारतीय रुपये में दिए गए विकल्प में से किसी में भी मेल नहीं खाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। अगला प्रश्न है
निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत नहीं है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नाबार्ड। नाबार्ड मतलब राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक किसानों को सीधे लोन नहीं देता है। यह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों और वाणिज्यिक बैंकों को धन देता है और वे बैंक किसानों को लोन देते हैं। इसलिए नाबार्ड पुनर्वितरित यानी रीफाइनेंस का स्रोत है, प्रत्यक्ष वित्त का नहीं है। बाकी जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, इलाहाबाद बैंक, ये वाणिज्यिक और ग्रामीण बैंक है जहां आम जनता या किसान सीधे जाकर खाता खुलवा सकते हैं और प्रत्यक्ष रूप से ऋण प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है ईपीसीजी का पूर्ण रूप क्या है? तो एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स है। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद प्रति माह न्यूनतम अनुमानित पेंशन होगी कितनी? तो ये होगी 3000 रुपये। ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। अगला प्रश्न है भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? तो ये करता है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। इसको CACP भी बोलते हैं। तो यह आयोग फसलों की लागत, मांग और आपूर्ति का अध्ययन करके सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP की सिफारिश भेजता है। अगला प्रश्न है हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? तो ये GDP से संबंधित है। तो हिंदू वृद्धि दर का संबंध भारत की राष्ट्रीय आय यानी कि सकल घरेलू उत्पाद, राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद की धीमी वृद्धि से है। यह शब्द किसने दिया था? तो ये शब्द दिया था, हिंदू वृद्धि दर जो दिया था शब्द, ये प्रोफेसर राजकृष्ण ने दिया था 1978 में। ठीक है, और इसका ऐतिहासिक संदर्भ क्या है? तो वर्ष 1950 से 1980 के दशकों के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर लगातार औसतन 3.5% के आसपास रुकी रही थी और इस धीमी और शुष्क आर्थिक विकास दर को ही राजकृष्ण ने व्यंग्यात्मक रूप से हिंदू वृद्धि दर कहा था, जिसका किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं था। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद भारत इस जाल से बाहर निकला था। अगला प्रश्न है बिहार में कृषि कुंभ मेला 2019 कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोतिहारी। नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक 2019 के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर क्या है? तो ये है 32.11 है एक्चुअल में, ये सब पॉइंट है 32, 30, 13। अगला प्रश्न है जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंग अनुपात क्या था? तो अभी हमने डिस्कस किया था 935। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए कि 2017-18 के दौरान बिहार में तृतीयक क्षेत्र की विकास दर क्या थी? तो ये थी 14.6%। ये सभी करंट अफेयर के प्रश्न है, इसलिए मैं इसे तेज़ी से करके आगे निकल रहा हूँ। अगला प्रश्न है वर्ष 2017-18 में मौजूदा कीमतों पर बिहार राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद था? तो ये था 4,87,828 करोड़। ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। अगला प्रश्न है छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो ये होगा ऑप्शन ए, एकीकृत ग्रामीण विकास। तो एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम की आधिकारिक और व्यापक शुरुआत छठी पंचवर्षीय योजना यानी कि 2 अक्टूबर 1980 के दौरान पूरे देश में की गई थी। ये 1980 से 85 तक चली थी छठी पंचवर्षीय योजना और 2 अक्टूबर 1980 के दौरान ये एकीकृत ग्रामीण विकास परियोजना IRDP इसको बोलते थे, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगला प्रश्न है अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजस्थान में शुरू किया गया था 1977 में भैरव सिंह शेखावत की सरकार के समय। अगला प्रश्न है वर्ष 2017 में मांस और मांस से निर्मित वस्तुओं के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी कितनी थी? भारत की हिस्सेदारी कितनी थी? तो ये थी 3%। ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। अगला प्रश्न है वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रैयतवाड़ी प्रथा। तो रैयत का अर्थ होता है किसान और इस व्यवस्था में सरकार सीधे यानी किसान से समझौता करती थी। किसान ही भूमि का वास्तविक मालिक होता था और सीधे टैक्स चुकाता था। उसके बाद आई जमींदारी प्रथा, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 1793 में शुरू की गई। इसमें भूमि का मालिक जमींदार होता था, किसान सिर्फ किराएदार थे। उसके बाद महालवाड़ी प्रथा आई, तो महाल का अर्थ होता है गांव या महाल। इसमें टैक्स वसूलने की जिम्मेदारी पूरे गांव की सामूहिक होती थी। और दहसाला प्रथा यह अकबर के समय राजा टोडरमल द्वारा शुरू की गई एक राजस्व प्रणाली थी, जिसमें पिछले 10 साल के उपज का औसत निकालकर टैक्स तय होता था।
अगला प्रश्न देखिए, काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों की फांसी की सजा दी गई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां। तो 9 अगस्त 1925 को हुई काकोरी घटना के आरोप में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दी गई थी। मैं उन चारों का नाम लिख देता हूँ। पहला है राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी। यहाँ पे वीर सावरकर वासुदेव चापेकर जो हैं, ये चापेकर बंधुओं को 1897 में प्लेग कमिश्नर रैंड की हत्या के लिए फांसी हुई थी। वीर सावरकर को काला पानी की सजा मिली थी। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस, तो इन्होंने 1908 में मुजफ्फरपुर के जज किंग्स फोर्ट पर बम फेंका था। चाकी ने खुद को गोली मार ली थी और खुदीराम बोस को फांसी हुई थी। सूर्य सेन और उधम सिंह, तो सूर्य सेन ने 1930 के चटगांव शस्त्रागार छापे का नेतृत्व किया था और फांसी 1934 में हो गई थी। उधम सिंह ने लंदन में जाकर माइकल ओडायर की हत्या की थी और फांसी 1940 में हो गई थी। अगला प्रश्न है, इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी? तो CR दत्त, चित्तरंजन दास ने ये लिखा था। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। यह प्रसिद्ध पुस्तक भारतीयों के लिए भारत लिखी थी, इसका हिंदी में अनुवाद था। MG रानडे, तो महादेव गोविंद रानडे ने एसेस ऑन इंडियन इकोनॉमिक्स लिखी थी। इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। VD सावरकर ने लिखा था द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 और SN बैनर्जी ने लिखा था, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी की प्रसिद्ध आत्मकथा का नाम था ए नेशन इन मेकिंग। अगला प्रश्न है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ज्योतिबा फुले। तो इन्होंने 24 सितंबर 1873 को महाराष्ट्र में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य शूद्रों और अस्पृश्य जातियों को सामाजिक शोषण से मुक्त कराना था। दयानंद सरस्वती, इन्होंने 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की थी। इनका मूल नाम मूल शंकर था। गांधी जी के बारे में आपको पता है, हरिजन सेवक संघ 1932 की स्थापना की थी, हरिजन सेवक संघ। और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, इन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा, जो कि 1924 में इसकी स्थापना की थी। और एक और था, शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन की भी स्थापना इन्होंने की थी। ज्योतिबा फुले की एक पुस्तक है गुलामगिरी, जो उन्होंने अमेरिकी दास प्रथा से मुक्ति पाने वाले दासों को समर्पित की थी। गुलामगिरी ज्योतिबा फुले ने लिखी थी 1873 में। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी श्रीमती एनी बेसेंट। ऑप्शन हो जाएगा बी। प्रथम महिला अध्यक्ष पूछे, अगर प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछे तो कौन थी? सरोजनी नायडू थी। यह वर्ष 1925 में कानपुर अधिवेशन के अध्यक्ष बनी थी, ये ध्यान रखना है। उसके बाद श्रीमती एनी बेसेंट 1917 के कोलकाता अधिवेशन के अध्यक्ष बनी थी, कोलकाता। और कस्तूरबा गांधी महात्मा गांधी की पत्नी थी, जो स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रही लेकिन कभी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बनी थी। और भक्ति लक्ष्मी देसाई स्वतंत्रता सेनानी और गुजरात के स्थानीय राजनीतिक कार्यकर्ता थी। अगला प्रश्न देखिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थी या थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विनोबा भावे। तो महात्मा गांधी द्वारा अक्टूबर 1940 में शुरू किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही थे आचार्य विनोबा भावे। उसके बाद दूसरे जो सत्याग्रही थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और तीसरे सत्याग्रही जो थे वो थे ब्रह्मदत्त। तो ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, पहला विनोबा भावे, दूसरा पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीसरा ब्रह्मदत्त थे। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे श्याम जी कृष्ण वर्मा। वर्ष 1905 में इन्होंने लंदन में भारत की स्वतंत्रता के समर्थन में इंडिया हाउस और इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, महादेवलाल सर्राफ। तो भागलपुर में नमक सत्याग्रह जो कि 1930 की शुरुआत में हुई थी, इन्हीं के नेतृत्व में हुई थी। इन्होंने नमक कानून तोड़ने के लिए जुलूस निकाला और गिरफ्तारी दी थी। श्री कृष्ण सिंह, इन्होंने मुंगेर और पटना के क्षेत्रों में नमक सत्याग्रह का प्रमुखता से नेतृत्व किया था। और कुमार मिश्रा और सत्यनारायण, ये भी बिहार के स्वतंत्रता सेनानी थे, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान अलग अलग समितियों में सक्रिय थे। अगला प्रश्न है, सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन हो जाएगा ए, राहुल सांकृत्यायन। प्रसिद्ध विद्वान और कम्युनिस्ट नेता राहुल सांकृत्यायन ने 1939 में
सारण जिले के अंबारी नामक स्थान पर किसानों के अधिकारों के लिए अंबारी सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किया था, जहां उन पर लाठीचार्ज भी हुआ था। यदुनंदन शर्मा, तो इन्होंने गया के रेवड़ा में किसान आंदोलन और सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। गया में है ये रेवड़ा, सारण में अंबारी नामक जगह है। ये एक बार मिलान करने के लिए पूछा गया था बीपीएससी में। उसके बाद स्वामी सहजानंद सरस्वती, तो ये बिहार प्रांतीय किसान सभा के सर्वोच्च नेता थे, जिन्होंने पूरे बिहार के आंदोलन को वैचारिक दिशा दी थी। अगला प्रश्न है, देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सखाराम गणेश देवस्कर, ऑप्शन हो जाएगा ए। यह क्रांतिकारी विचारों के मराठी मूल के बंगाली लेखक थे। इन्होंने 1904 में देशेर कथा यानी देश की बात नामक प्रसिद्ध बांग्ला पुस्तक लिखी, जिसमें ब्रिटिश आर्थिक शोषण का पर्दाफाश किया गया था। सखाराम गणेश देवस्कर। अगला प्रश्न है, बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो इसके संपादक थे मुरली मोहन प्रसाद, ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। अब्दुल बारी जो हैं ये एक प्रसिद्ध श्रमिक नेता और प्रोफेसर थे, जिन्होंने बिहार में मजदूर यूनियनों का नेतृत्व किया था। लंबोदर मुखर्जी, ये भागलपुर के एक क्रांतिकारी नेता थे जो बाद में फॉरवर्ड ब्लॉक से जुड़े थे। और रामानंद चटर्जी, ये भारत के प्रसिद्ध पत्रकार थे, जिन्होंने मॉडर्न रिव्यू पत्रिका का संपादन कोलकाता से किया था। यदि सर्च लाइट का पहला संपादक पूछे तो इसका आंसर होगा सैयद हैदर हुसैन, और उनके बाद महेश नारायण इसके बाद संपादक बने थे। आगे चलकर मुरली मोहन प्रसाद ने इसके संपादन की कमान संभाली और 1930 में यह दैनिक अखबार बना और बाद में इसका स्थान हिंदुस्तान टाइम्स पटना संस्करण ने ले लिया। अगला प्रश्न देखिए, सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, फूलन प्रसाद वर्मा। जुलाई 1931 में फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने मिलकर बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किया था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ये थे एलन ऑक्टेवियन हुम, ऑप्शन हो जाएगा बी। इन्होंने 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा, ये किसने कहा था? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, ऑप्शन हो जाएगा सी। लोकमान्य तिलक ने 1916 के लखनऊ अधिवेशन के दौरान यह ऐतिहासिक और प्रसिद्ध नारा दिया था, जिसने राष्ट्रवाद की लहर फूंक दी थी। अगला प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किस कारण त्याग दी? तो ये जालियांवाला बाग हत्याकांड की वजह से त्याग दिया था इन्होंने। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुए भीषण नरसंहार के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। और इसी हत्याकांड के विरोध में शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था और गांधी जी ने इस कांड के विरोध में अपनी कैसर हिंद की उपाधि लौटा दी थी। तो शंकरन नायर, फिर रविन्द्रनाथ टैगोर और गांधी जी का कैसर हिंद, ये सभी याद रखना है। चौरी चौरा घटना कब हुआ था? तो ये 4 फरवरी 1922 को हुई थी, जिसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। और भगत सिंह को फांसी दिया जाना ये कब हुआ था? तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। और सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्रूर दमन कब हुआ था? तो यह आंदोलन हुआ था 1930 में। अगला प्रश्न है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में पुणे में, कहाँ है? पुणे महाराष्ट्र में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी यानी भारत सेवक समाज की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य देश की सेवा के लिए राष्ट्रीय प्रचारक तैयार करना था। अगला प्रश्न देखिए, श्रेणी, हमें मैथमेटिक्स का ये क्वेश्चन है, हमें श्रेणी दिया है, अगला पद हमें बताना है। तो हमें बताना है कि 49 के बाद कौन सी संख्या आएगी। देखिए इसका अंतर देखिए कितना है, 2 का अंतर है। इसमें कितने का अंतर है? 6 का, 10, 14। तो यहाँ पे कितने का अंतर आना चाहिए? इसमें अंतर देखिए 4, 0, 4, 0, 4। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। 0 का मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए? 14 होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे 49 में हम 14 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 63। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, x² - y² बराबर 7, x - y बराबर 1 है। तो एक आयत जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 1 सेंटीमीटर और y सेंटीमीटर हो तो विकर्ण की लंबाई क्या होगी?
देखिए इसको इससे शुरू करते हैं। ये दिया है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे है तो एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई बराबर हम 7 लिख सकते हैं। एक्स माइनस वाई बराबर 1 ये दिया हुआ है तो इसका मान हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। 1 इंटू एक्स प्लस वाई बराबर 7, यानी कि एक्स प्लस वाई बराबर 7 हमें मिल गया एक इक्वेशन। और एक इक्वेशन पहले से दिया हुआ है एक्स माइनस वाई बराबर 1, दोनों को जोड़ेंगे तो 2x बराबर 8, यानी कि x बराबर हमें मिल जाएगा 4। इस 4 को इसमें रखेंगे तो हमें y मिल जाएगा 3, यानी कि x बराबर 4, लंबाई मिल गई 4 और चौड़ाई मिल गई 3। हमें निकालना क्या है, विकर्ण की लंबाई। विकर्ण की लंबाई क्या होती है, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर का स्क्वायर रूट। 4 चौके 16, 3 त्रिक 9, 25, 25 का स्क्वायर रूट होगा 5। तो आंसर हो गया ऑप्शन हमारा ए। अगला प्रश्न है, 80 विद्यार्थियों की कक्षा में 60% विद्यार्थी कैरम खेलते हैं, 45% शतरंज खेलते हैं और 10% विद्यार्थी न कैरम खेलते हैं न ही शतरंज खेलते हैं। केवल शतरंज खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी। कुल विद्यार्थी कितने हैं, कुल विद्यार्थी हैं 80। जो विद्यार्थी कुछ भी नहीं खेलते हैं यानी 10% उनकी संख्या है, तो 80 का 10% क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी 8 ये विद्यार्थी हैं जो न कैरम खेलते हैं, कैरम नहीं खेलते हैं और शतरंज भी नहीं खेलते हैं। अब कम से कम एक खेल खेलने वाले कुल वास्तविक विद्यार्थी कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 80 में से अगर 8 घटा देंगे तो हमें 72 मिलेगा। 72 क्या है, तो 72 वो है कि जो कम से कम एक खेल, यानी कि या तो वो कैरम खेल रहे हैं इसमें से कोई, या फिर कोई शतरंज खेल रहा है, या फिर कोई दोनों ही खेल रहा है। ठीक है, कैरम खेलने वाले कितने हैं, कैरम खेलने वाले 80 जो विद्यार्थी हैं उसके 60% विद्यार्थी कैरम खेलते हैं, यानी कि 48 हो जाएगा। उसके बाद है शतरंज। शतरंज खेलने वाले कितने हैं, तो 80 का 45 बट्टे में 100, तो 0 से 0, 5 9 45, 5 2 10, 2 चौके 8, यानी कि 9 चौके 36 शतरंज खेलने वाले हैं। तो कैरम और शतरंज खेलने वाले इसमें क्या करेंगे, इन दोनों को हम जोड़ देंगे। 814 के 4 हासिल 1, 4 3 7 1 8 84, और 84 में से इस 72 को हम घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 12। तो ये 12 वो हैं जो दोनों खेल खेलते हैं, कैरम भी खेलते हैं और शतरंज भी खेलते हैं। तो केवल शतरंज खेलने वाले कितने हो जाएंगे, टोटल 48 हैं, और टोटल शतरंज खेलने वाले 36 हैं। 36 में से हम 12 घटा देंगे तो हमें मिल जाएंगे 24। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसको आप चाहें तो वेन डायग्राम से भी ऐसे समझ सकते हैं कि ये कैरम हो गया, ये शतरंज हो गया, कैरम और ये शतरंज। तो कैरम क्या है, पूरा है ये वाला पूरा का पूरा हिस्सा कैरम है, इसको मान लेते हैं ए बी सी, और ये पूरा का पूरा क्या है, शतरंज है। यानी ए प्लस बी क्या है, कैरम, और इसका मान कितना दिया है, 48 हमने यहाँ पे निकाला है। बी प्लस सी क्या है, शतरंज है, इसका मान हमने निकाला है 36। तो हमें निकालना है, और देखिए ए प्लस बी प्लस सी कुल कितना दिया है, 80 विद्यार्थी दिए हैं, और इस 80 में से 8 लोग कुछ नहीं खेलते हैं, यानी कि 72 ऐसे विद्यार्थी हैं, यानी कि a प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा 72। तो यहाँ से हम जब b निकालेंगे तो हो जाएगा 48 प्लस 36 माइनस 72 इज इक्वल टू 12। ये 12 क्या है, ये 12 है ये जो कैरम और शतरंज दोनों खेलते हैं। अब क्या करेंगे, a प्लस बी 48 है, 48 में से 12 घटाएंगे तो a का मान मिल जाएगा हमें 36 और c का मान मिल जाएगा हमें 24, और यही हमें पूछा था। अगला प्रश्न है, यदि एक्स क्यू माइनस वाई क्यू बराबर 117/8 है, एक्स माइनस वाई बराबर 3/2 है, तो इसका मान हमें बताना है। तो देखिए एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का मान हमें दिया है 117/8, एक्स माइनस वाई का मान दिया है 3/2 गुने इसका मान हमें निकालना है, मान लेते हैं ये वाला ई वाले को मान लेते हैं के, ताकि हमें बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। 2 चौके 8 हो गया, 3 त्रिके 9, 2 बचे 3 9 27, तो के बराबर हो गया 39/4। के का मान क्या था, इसका मान था, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा सी। अगला प्रश्न है, यदि 5 के पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2x बराबर 125 का पावर 2x प्लस 1 है, तो x का मान क्या होगा। तो देखिए इसको क्या करते हैं, 125 जो है इसको हम 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 का पावर क्यूब लिख सकते हैं, और यहाँ पे पावर 2x प्लस 1 है, तो यहाँ पे भी पावर 2x प्लस 1 होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि a का पावर x और बाहर b है, तो ये a का पावर
ए का पावर एक्स इंटू बी हो जाता है, यानी इन दोनों के बीच में गुणा हो जाता है। तो यहाँ पे 5 का पावर 3 गुने 2x प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पे हमें दिया है 5 का पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 बराबर 5 के पावर 3 दूनी 6x प्लस 3। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ए का पावर x और ए का पावर y है, यदि बेस सेम है तो पावर भी सेम होना चाहिए। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 बराबर 6x प्लस 3। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0। ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 0 हो जाएगा, यानी x बराबर 2 मिलेगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि s बराबर इतना दिया है तो s का मान क्या होगा। तो देखिए s बराबर क्या, इसको करेंगे सिग्मा n इज इक्वल टू 1 से लेकर के 15 तक इसको ओपन कर लेंगे, और सिग्मा n इज इक्वल टू 1 से लेके 15 तक 1/3। ठीक है, तो सिग्मा n जो है इसका मान होता है n इंटू एन प्लस 1/2, और सिग्मा 1 होता है जो इसका मान होता है n। ठीक है, 1 मतलब यहाँ पर अगर k हो तो n इंटू के हो जाएगा, यदि यहाँ पे 2 हो तो n इंटू 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए s बराबर हम इसको क्या लिखेंगे, n इंटू एन प्लस 1/2, और n का मान कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर के 15 तक जाना है, यानी n का मान हम रखेंगे 15 प्लस इसमें 1/3 इंटू एन हो जाएगा, और इसमें भी मान हम रखेंगे 1 से यानी 15 मान रखेंगे। तो ये 15 गुने 16/2 प्लस 1/3 गुने 15, 3 5 15, 2 8 16, 15 8 120 प्लस 5 125। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 2 रेलगाड़ियाँ जिनमें प्रत्येक की लंबाई 150 मीटर और प्रत्येक की गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही हैं। रेलगाड़ियों द्वारा एक दूसरे को पार करने में लिया गया समय कितना होगा। तो जब 2 रेलगाड़ियाँ विपरीत दिशा में चलती है तो सापेक्ष चाल क्या होती है, जुड़ जाती है, यानी कि 90 प्लस 90, दोनों प्रत्येक की गति यानी दोनों की गति 90 है, तो ये हो गया 180 किलोमीटर पर आवर। अब इसे क्या करेंगे, हम मीटर पर सेकंड में बदल देंगे, तो 180 गुने 5/18 से गुणा कर देंगे, 18 दहा में 180, तो 10 5 50 मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए एक दूसरे को पार करने में तय की जाने वाली कुल दूरी क्या होगी, तो वो दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई का योग होगा। ठीक है, एक ट्रेन ऐसी है 150 मीटर की, एक ट्रेन ऐसी है, दोनों एक दूसरे को पार करेंगी, तो टोटल डिस्टेंस कितना पार करेंगी, तो 150 प्लस 150 300 मीटर पार करेंगे। तो लिया गया समय क्या होगा, टाइम बराबर होगा दूरी बटे में चाल, तो ये हो गया 6 सेकेंड। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि 2 विद्यार्थियों में से 12 एक जैसी कलम बांटने के लिए कितने तरीके होंगे यदि प्रत्येक को कम से कम 2 कलम मिलना आवश्यक हो। कम से कम, तो मान लेते हैं कि 2 विद्यार्थी ए और बी हैं, दोनों को मिलाकर कुल कितना कलम देना है, तो ए प्लस बी बराबर हमें 12 कलम देना है। शर्त यह है कि दोनों को कम से कम 2 कलम मिलनी चाहिए, यानी ए का मान होना चाहिए ए ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 और बी का मान होना चाहिए ग्रेटर दैन इक्वल टू 2। तो सबसे पहले दोनों को 2-2 कलम दे देते हैं। ठीक है, 2-2 कलम अगर दे दिए तो हमारे पास कितना बचा, 2-2 4, 4 में से 12 में से 4 गया, तो हमारे पास अब कलम बचा है 8। अब इन 8 कलमों को 2 लोगों में इस प्रकार बांटना है कि किसी को 0 या अधिक मिल सके। इसके संभावित जोड़े क्या क्या होंगे, देखिए, तो 2-2 तो दे दिया हमने, मिलना 2-2 कलम मिलना आवश्यक है। अब देखिए ए को हम क्या करते हैं 0 दे देते हैं, बी को हम दे देते हैं 8, फिर ए को हम दे सकते हैं 1, बी को दे सकते हैं 7, यहाँ से अलग ये वाला है, ध्यान रखना है। फिर ए को 2 दे देंगे, बी को 6, ए को 3, ये क्योंकि 8 हमें बांटना है ना दोनों में, इसलिए 3 5 4 4 5 3 6 2, यहाँ पे 7 1 और 8 0। तो कुल जोड़ों की संख्या गिनने पर कितनी आती है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 तरीके से हम दे सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि वृत्त ए और बी की त्रिज्याएँ 1.5:1 हैं, 1.5:1 का मतलब ये है कि 3/2:1 है, या यूँ कहें हमारा आंसर दशमलव में दिया है तो दशमलव में ही रखते हैं, यानी RA/RB हमें कितना दिया है 1.5/1 दिया है। क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है, तो A का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा πRA² और B का क्षेत्रफल हो जाएगा πRB²।
RB²। इनका अनुपात लेंगे तो क्या होगा RA²/RB²। तो यानी कि 1.5/1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसका मान हमने यहाँ पर रख दिया है। तो 15 का स्क्वायर होता है 225 पर 2 जीरो हो जाए, 2 दशमलव के बाद 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, बटे में 1 का 1 ही रहेगा। तो 2.25:1। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि एक नल पानी की किसी टंकी को 3 घंटे में भर सकता है और दूसरा नल उसी टंकी को 4 घंटे में खाली कर सकता है। तो दो नल हैं ए और बी, एक भरता है और एक खाली करता है। एक 3 घंटे में और एक 4 घंटे में खाली करता है। यदि टंकी 1/3 भरी हो और दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा 12 होगा, यानी 12 यूनिट मान लेते हैं टंकी की क्षमता है। तो ये हमारा टाइम है और एफिशिएंसी निकालेंगे 3 चौके 12, 4 3 12, यानी कि 1 घंटे में 4 यूनिट भरेगा ए और 3 यूनिट खाली करेगा। तो 1 घंटे में टंकी कितना भरेगा, तो 1 घंटे में 4 - 3 यानी कि 1 यूनिट भरेगा। अब कह रहा है कि यदि टंकी 1/3 भरी है, यानी 12 यूनिट टोटल भरना था हमें, मान लेते यूनिट मतलब लीटर, 12 लीटर भरना था और इसमें से 1/3 ऑलरेडी भरा हुआ है, 3 चौके 12 यानी 4 लीटर भरा हुआ है। तो बचा कितना है 8 लीटर। तो 1 घंटे में 1 लीटर भर रहा है दोनों, तो 8 लीटर भरना है तो 8/1 यानी कि 8 घंटे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो एंटोनियो लावोइज़ियर को कहा जाता है। ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। इन्होंने ही सबसे पहले साबित किया था कि दहन के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है और तत्वों के वर्गीकरण का प्रयास भी इन्होंने किया था। रदरफोर्ड, तो इन्हें परमाणु भौतिकी का जनक कहा जाता है। इन्होंने अल्फा बीटा किरणों की खोज की और परमाणु के नाभिक का पता लगाया था। आइंस्टीन जो है भौतिकी के महान वैज्ञानिक जिन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत और प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या की थी। और सीवी रमन, तो भारत के महान भौतिक वैज्ञानिक जिन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी, जिसके लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। अगला प्रश्न है कि एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18, 20 है। इस तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है प्रोटॉन की संख्या किसी भी परमाणु में। और ये प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, तो परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है 18, तो परमाणु क्रमांक क्या हो गया हमारा 18 हो गया। और न्यूट्रॉन की संख्या क्या है 20 है। तो प्रोटॉन 18 न्यूट्रॉन 18, तो परमाणु द्रव्यमान क्या होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन यानी कि 20 + 18, तो ये हो गया 38। तो द्रव्यमान संख्या कितना हो गया हमारा 38 हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी गैस। तो गैस रासायनिक विभाजन का हिस्सा नहीं है बल्कि पदार्थ की एक भौतिक अवस्था है। कोई गैस तत्व भी हो सकती है जैसे कि ऑक्सीजन, हीलियम, ये सब क्या है तत्व हैं। और यौगिक भी हो सकती है जैसे कि CO2, H2O भाप जो गैस होती है, या फिर अभी हमने देखा N2O या फिर NO, ये सब गैस है, ये सब यौगिक है। और ये सब हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, ये सब क्या है तत्व है। ठीक है, गैस तो है ही तत्व भी है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। कुछ लोग उपयुक्त में से कोई नहीं टिक कर देंगे, ऐसा नहीं करना है क्योंकि हमारा गैस क्या है यौगिक भी हो सकता है। अगला प्रश्न है पानी का pH मान क्या होगा। तो पानी का pH मान होता है 7। तो शुद्ध या उदासीन पानी का pH मान ठीक 7 होता है। यह ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय। 4 किसका होता है, तो यह अम्लीय मान है जैसे टमाटर का रस या इमली का रस। 12 जो है यह तीव्र क्षार है, स्ट्रॉन्ग बेसिक मान है, ब्लीच या अमोनिया आप बोल सकते हैं, ये क्या है क्षार है। और जो 18 दिया है तो pH स्केल पर अधिकतम मान केवल 14 तक ही होता है, इसलिए 18 तो संभव है ही नहीं, तो इसको हटा दीजिए। अगला प्रश्न है ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक क्या होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन, ये चारों की चारों गैसें ग्रीन हाउस गैसें हैं जो पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। इनमें सबसे बड़ा योगदान है CO2 का, लेकिन मीथेन भी एक अत्यंत शक्तिशाली घटक है, ये भी ध्यान रखना है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। अगला प्रश्न है ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है किसमें। तो हमारा आंसर होगा केरोसिन में। केरोसिन शुद्ध रूप से हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन के अणु होते हैं। इसमें ऑक्सीजन जो है बिल्कुल जीरो होता है। कांच जो है सिलिकॉन
डाइऑक्साइड, यह मुख्य रूप से सिलिका और अन्य सिलिकेट का मिश्रण होता है जिसमें ऑक्सीजन आपको दिख रहा होगा प्रचुर मात्रा में। फिर मिट्टी और सीमेंट, तो ये मिट्टी और सीमेंट जो है इनके जो घटक हैं Al2O3 SiO2 और भी बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बनते हैं, तो इनमें भी ऑक्सीजन होता है। अनुपस्थित है तो किसमें, तो सिर्फ केरोसिन में। इसी कारण से सोडियम और पोटेशियम को हम केरोसिन के तेल में डुबो कर रखते हैं क्योंकि उसमें थोड़ा सा भी ऑक्सीजन नहीं है। अगला प्रश्न है प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन है आइसोप्रीन का। स्टायरीन जो है इसका उपयोग पॉलीस्टायरीन यानी थर्मोकोल बनाने में होता है। विनाइल एसीटेट जो है इसका उपयोग गोंद और पेंट्स बनाने वाले पॉलीमर में होता है। और प्रोपीन जो है इसका उपयोग प्लास्टिक की वस्तुएं और बोतलें बनाने वाली पॉलीप्रोपाइलीन में होता है। अगला क्वेश्चन है कि ग्लूकोज का सूत्र क्या है, तो C6H12O6, ये तो सबको पता होगा। ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी। ये जो दिया है C6H22O11, ये मतलब ये कोई किसी चीज़ का फॉर्मूला नहीं है। असली जो चीनी का सूत्र होता है, चीनी का यदि आपसे पूछे तो C12H22O11, यह चीनी या सुक्रोज कह सकते हैं इसको, सुक्रोज ये जो है ग्लूकोज का है। यह C6H10O5 जो है यह सेलुलोज और स्टार्च का मोनोमर होता है, स्टार्च या सेल्यूलोज का ये मोनोमर होता है। फिर C6H6O6 ये है बेंजीन हेक्साहोल का रासायनिक सूत्र है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, CO समूह का आबंध क्रम क्या है, तो MOT यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी के अनुसार कार्बन मोनोऑक्साइड अणु का आबंध क्रम जो होता है वो 3 होता है। इसका मतलब है कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच 3 त्रिक बंध यानी ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है जो इसे अत्यधिक स्थिर बनाता है। तो इसका आप देखेंगे तो ये ऐसे इसका स्ट्रक्चर बनता है, यहाँ पे 2 लोन पेयर, यहाँ पे 2 लोन पेयर है। अगला प्रश्न है, पुस्तक दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है, तो चार्ल्स डार्विन ने लिखी है। ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। लिनियस यानी कार्ल लिनियस ने, इसने वर्गीकी का जनक कहा जाता है इन्हें, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। इन्होंने जीवों के द्विनाम पद्धति की शुरुआत की थी। लैमार्क जो है इन्होंने उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत दिया था, जैसे कि जिराफ का गर्दन का लंबा होना यानी इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। उसके बाद ग्रेगर जॉन मेंडल, इन्होंने आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है इन्हें, और इन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किए थे। अगला प्रश्न है, शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है जिसे क्या कहते हैं, तो ये सहजीविता का उदाहरण है। म्यूचुअलिज्म को बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में सहजीविता। उसके बाद है पैरासाइटिज्म, ये इसको बोलते हैं परजीविता। इसमें एक जीव को लाभ होता है और दूसरे को हानि होती है, जैसे कि हमारे सर में जो जू हैं वो पैरासाइट्स हैं, क्योंकि वो खून चूस रहे हैं, उनको लाभ हो रहा है और हमें हानि हो रही है। अमर बेल है, ये दूसरे पेड़ पौधों का सहारा लेकर ऊपर चढ़ता है और उन्हें नुकसान पहुंचाता है। उसके बाद यहाँ पे दिया है कमेंसलिज्म, तो यह इसमें एक जीव को लाभ होता है और दूसरे को न लाभ होता है न ही नुकसान होता है, जैसे कि शार्क के साथ रेमोरा मछली उसके ऊपर रहती है, तो उसको लाभ होता है जब भी शार्क कोई शिकार करती है, लेकिन शार्क को उससे कोई नुकसान नहीं पहुँचता है। कॉन्वर्सन, ये जैविक संबंध नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं आवास, इंग्लिश में बोलते हैं हैबिटैट। और पारितंत्र किसको बोलते हैं, तो जैविक और अजैविक घटकों के पारस्परिक अंतःक्रिया से बना पूरा तंत्र को बोलते हैं पारितंत्र। और निकेत या निश, इंग्लिश में बोलते हैं NICHE, निशे, तो यह केवल रहने की जगह नहीं है बल्कि उस आवास में जीव की कार्यात्मक भूमिका और व्यवहार को दर्शाता है। और बायोम क्या है, तो विशाल भौगोलिक क्षेत्र जिसमें एक समान जलवायु, वनस्पति और जीव पाए जाते हैं, जैसे कि मरुस्थलीय बायोम, टुंड्रा बायोम एट्सेट्रा। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा ATP में बदलती है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, क्लोरोप्लास्ट में। तो पौधों की कोशिकाओं में मौजूद क्लोरोप्लास्ट के भीतर प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया होती है, जहाँ क्लोरोफिल और सौर ऊर्जा को अवशोषित करके उसे रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। राइबोसोम, तो इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। पेरोक्सिसोम, तो यह कोशिकांग मुख्य रूप से लिपिड चयापचय और हाइड्रोजन पेरोक्साइड के विसरण यानी डिटॉक्सिफिकेशन का कार्य करता है। और माइटोकॉन्ड्रिया, इसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण का उप उत्पाद क्या है,
तो प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण आपको याद होगा 6CO2 + 12H2O, फिर प्रकाश के उपस्थिति में, सनलाइट की उपस्थिति में C6H12O6 + 6O2 + 6H2O। तो यहाँ पे बाई प्रोडक्ट के रूप में देख सकते हैं आपको O2 बन रहा है और H2O। तो हमारा ऑप्शन में बी ऑप्शन दिया है, तो हमारा यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑस्टियोलॉजी। जियोलॉजी किसको बोलते हैं? तो इसके अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक संरचना, चट्टान और भूगर्भ का अध्ययन किया जाता है। सेरोलॉजी किसको बोलते हैं? तो इसके अंतर्गत रक्त, सीरम और अन्य शारीरिक तरलों का अध्ययन किया जाता है। और ओरोलॉजी किसको बोलते हैं? तो इसके अंतर्गत पर्वतों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विषाणु। बाकी ऑप्शन देखिए, लाइकेन, जीवाणु और शैवाल, ये सभी जीव कोशिका संरचना वाले जीव हैं। इनके भीतर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ यानी कि उपापचयी क्रियाओं को चलाने के लिए अपने स्वयं के विशिष्ट एंजाइम पाए जाते हैं। वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है। इनमें कोई कोशिकीय संरचना नहीं होती है और न ही इनका अपना स्वतंत्र उपापचय या एंजाइम तंत्र होता है। ये केवल मेजबान यानी होस्ट कोशिका के भीतर जाकर ही सक्रिय होते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो। तो सभी रक्त कोशिकाओं जैसे कि RBC, WBC और प्लेटलेट्स का जो मूल निर्माण है मुख्य रूप से वयस्क मनुष्य की लाल अस्थि मज्जा में ही होता है। लिम्फोसाइट भी एक प्रकार का WBC ही है, इसलिए इसका निर्माण यहीं से शुरू होता है। बाकी जो तिल्ली है, स्प्लीन बोलते हैं या प्लीहा भी बोलते हैं, इसे RBC का कब्रिस्तान भी कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, थायरॉक्सिन में। बाकी यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन जो दिया है, ये पुरुषों का मुख्य सेक्स हार्मोन है जो विरेचन से स्रावित होता है। एड्रीनलिन, इसे लड़ो या उड़ो फाइट हार्मोन कहा जाता है, जो आपातकालीन स्थितियों में एड्रीनल ग्रंथि से निकलता है। और इंसुलिन यह अग्नाशय की लैंगरहैंस की दीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से निकलता है और रक्त में ग्लूकोज को नियंत्रित करता है। इंसुलिन में जस्ता धातु पाई जाती है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, एड्स किसके कारण होता है? तो ये विषाणु के कारण होता है। विषाणु का नाम क्या है? तो विषाणु का नाम है HIV यानी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। जो हेलमिंथ है, यह परजीवी कीड़े होते हैं जैसे कि फाइलेरिया का कीड़ा। जीवाणु, इनसे TB, हैजा, टाइफाइड और टिटनस जैसा रोग होता है। कवक, दांत, खाज, खुजली और एथलीट फुट जैसे त्वचा रोग इनसे होता है। अगला प्रश्न है, दाब का मात्रक क्या है? तो दाब का मात्रक जो देखिए फॉर्मूला जो होता है P = F/A। F क्या होता है? F को लिख सकते हैं MA = A। M का होता है kg, द्रव्यमान का kg। एक्सेलरेशन को होता है मीटर/सेकंड² और एरिया का होता है मीटर²। मीटर से मीटर कटा दीजिए तो ऊपर क्या बचेगा? kg। मीटर हट गया है, सेकंड² बटे में मीटर। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं kg/मीटर/सेकंड²। क्योंकि हमारा ऑप्शन में कहीं भी नहीं दिया है तो हमारा आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन E हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन C, 8 मिनट 16 सेकेंड में। हालांकि आप चाहें तो इसको उपरोक्त में से कोई नहीं टिक कर सकते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट टाइम नहीं दिया है। 16 सेकेंड बहुत बड़ा समय होता है प्रकाश की गति से यदि कोई चीज़ चल रही है तो इसको एग्जैक्टली इतना ही देना चाहिए था। बट कोई बात नहीं, अगर ऑप्शन इसको C आप चाहें तो टिक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? तो अदिश राशि किसको बोलते हैं? तो जैसे कि जिन राशियों के पास सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, उसे हम अदिश राशि बोलते हैं। तो आप देखेंगे कि इसमें जो हमारा दाब है, दाब प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। तो इसके पास सिर्फ परिमाण होता है, इसके पास दिशा नहीं होती है। जबकि बल क्या है? एक सदिश राशि है। वेग क्या है? सदिश राशि है। त्वरण भी क्या है? एक सदिश राशि है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? तो प्रतिबल जो है इसको स्ट्रेस बोलते हैं इंग्लिश में, स्ट्रेस। और इसका जो
मात्रक होता है वो दाब के बराबर होता है, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। बल जो है इसका मात्रक होता है न्यूटन। विकृति क्या है? विकृति इस स्ट्रेन को बोलते हैं, स्ट्रेन। ठीक है, तो स्ट्रेन बराबर होता है डेल एल बाई एल। तो ये भी लंबाई है, ये भी लंबाई है, तो दोनों कट के ये मात्रक विहीन और विमा विहीन राशि बन जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, और दाब का भी होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न देखिए, वायु में ध्वनि तरंग होती है, तो ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग होती है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंगे जो हैं ये अनुप्रस्थ तरंगे होती है, अनुदैर्ध्य नहीं। अगला प्रश्न है, 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होगा? तो आपको फॉर्मूला याद रखना है, F-32/9 = C/5। F-32/9, C का मान क्या दिया है? 50 डिग्री सेल्सियस दिया है, बटे में 5, 5 है 50, तो F-32 = 9 10 90, तो F बराबर हो जाएगा 90 + 32 यानी कि 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हर्ट्ज में क्या नापा जाता है? तो आवृत्ति को नापते हैं हर्ट्ज में। ठीक है, और ऊर्जा जो है ऊष्मा, इन दोनों का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है जूल। और गुणवत्ता जो है यह ध्वनि का एक लक्षण है जिससे समान पिच और तीव्रता की आवाज़ों में पता चलता है, इसका कोई भौतिक मात्रक हर्ट्ज नहीं होता। अगला प्रश्न है, शरीर का तापमान नियंत्रित करता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइपोथैलेमस। यह अग्र मस्तिष्क का भाग है, यह शरीर के तापमान, भूख, प्यास, प्यार, नफरत और भावनाओं को नियंत्रित करता है। मेड्यूला जो है यह मस्तिष्क का पिछला हिस्सा है जो अनैच्छिक क्रियाओं जैसे कि श्वसन, रक्तचाप और हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। और थैलेमस जो है यह दर्द, ठंडा तथा गर्म को पहचानने का रिले केंद्र है। सेरेबेलम जो है यह अनुमस्तिष्क है जो शरीर का संतुलन और ऐच्छिक पेशियों के संचालन को बनाए रखता है। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, एमीटर। और वोल्ट मीटर से क्या नापा जाता है? तो इससे विभवांतर नापा जाता है, विभवांतर। ठीक है, वोल्टामीटर से इसका उपयोग विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में आवेश की मात्रा मापने के लिए किया जाता है। और पोटेंशियोमीटर से इसे विभव मापी कहते हैं, इसका उपयोग ईएमएफ या आंतरिक प्रतिरोध को बहुत सटीकता से मापने में किया जाता है। अगला प्रश्न है, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? तो विद्युत शक्ति की इकाई है ऑप्शन डी, वाट। ठीक है, एम्पियर किसका है? तो ये विद्युत धारा की इकाई है। वोल्ट किसका है? तो ये वोल्टेज यानी विभव, विद्युत विभव या विभवांतर, विभवांतर का इकाई है। कूलॉम किसका है? तो ये आवेश का इकाई है। अगला प्रश्न देखिए, योनेक्स ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 के पुरुष एकल के विजेता कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केंटो मोमोटा। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इन सबको याद रखने का कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इसे तेज़ी से आगे बढ़ाता हूँ। अगला प्रश्न है, 5 राइनो श्रेणी के राष्ट्र जिन्होंने एक घोषणा पत्र द न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एशियन राइनोज 2019 पर हस्ताक्षर किए, भारत, नेपाल, मलेशिया, इंडोनेशिया और 5वां देश कौन है? तो ये है भूटान। ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। अगला प्रश्न है, सर डॉन ब्रैडमैन के बाद टेस्ट प्रारूप में 25 शतक बनाने वाले दूसरे सबसे तेज बल्लेबाज कौन है? तो ये है ऑप्शन डी, स्टीव स्मिथ। अगला प्रश्न है, जुलाई 2019 में अंतरिक्ष यान चंद्रयान 2 को किस भारतीय राज्य से प्रक्षेपित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया था। अगला प्रश्न है, थेरेसा मे के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में कंजर्वेटिव पार्टी में पहले दौर के मतदान के बाद प्रतियोगिता में अंतिम 7 में इनमें से कौन शामिल नहीं था? तो वो थे मार्क हार्पर। ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। अगला प्रश्न है, 2019 में गुट निरपेक्ष आंदोलन के समन्वय ब्यूरो की मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी वेनेजुएला। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सैयद अकबरुद्दीन से पहले संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अशोक कुमार मुखर्जी। अगला प्रश्न है, डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार और अमेरिकी कांग्रेस के पहले हिंदू सदस्य कौन है जिन्होंने अपने 2020 के चुनाव अभियान के खिलाफ भेदभावपूर्ण कार्रवाई के लिए कम से कम $50 मिलियन के लिए गूगल पर मुकदमा दायर किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तुलसी गैबार्ड। अगला प्रश्न है, ए गैलरी ऑफ रास्कल्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है ऑप्शन बी, रस्किन बॉन्ड। और अरुंधति राय की पुस्तक का नाम याद रखना है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। विक्रम सेठ का है, ए सूटेबल बॉय। अगला प्रश्न देखिए, खुदरा फर्नीचर की विशाल कंपनी आइकिया का भारत में पहला शोरूम 2018 में किस शहर में खोला गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हैदराबाद में।
अगला प्रश्न है 2020 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो ये टोक्यो में आयोजित हो चुके हैं, किए क्या जाएंगे। अगला प्रश्न है यूनेस्को ने 2019 के उत्सव को रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी के अंतर्गत आवर्त सारणी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में इसके कितने साल पूरे होने का जश्न मनाया है? तो 150 साल, ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। अगला प्रश्न है हाल ही में भारत की संसद ने 3 तलाक कानून पारित करके भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किस वर्ष के विनिर्णय को समर्थन दिया जिसने 3 तलाक यानी तलाक़ बिद्दत को असंवैधानिक बना दिया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी 2017। सर्वोच्च न्यायालय ने 22 अगस्त 2017 को सायरा बानो बनाम भारत संघ ऐतिहासिक मामले में 3:2 के बहुमत से एक बार में 3 तलाक की प्रथा को असंवैधानिक और अवैध घोषित कर दिया था। अगला प्रश्न है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2019 कहाँ आयोजित होने वाला है? तो ये ब्राज़ील में हुआ आयोजित, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है मुकुंद पद्मनाभन के बाद समाचार पत्र द हिंदू के संपादक कौन बने हैं? तो ये थे सुरेश नामवत, ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। अगला प्रश्न है पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे जिन्होंने जुलाई 2019 में बिहार के राज्यपाल के रूप में श्री फागू चौहान को पद की शपथ दिलाई? तो ये थे माननीय AP शाही, ऑप्शन हो जाएगा बी। ये सब 2019 के करंट अफेयर्स का प्रश्न है। बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने को याद करने के लिए मनाया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी दर्जा कभी प्रदान नहीं किया गया है? तो ये है ऑप्शन ए बिहार। बाकी सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर इन सभी को यह दर्जा प्राप्त रहा है। वर्तमान में कुल 11 राज्यों को यह दर्जा प्राप्त है। बिहार लगातार विकास और वित्तीय सहायता के लिए इसकी मांग करता रहा है, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा बिहार को यह दर्जा कभी प्रदान नहीं किया गया। अगला प्रश्न है कश्मीर घाटी के अंतिम मुगल शासक यूसुफ शाह चक जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था वो दफन है कहाँ पे? तो नालंदा में वो दफन है। अगला प्रश्न है बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है? तो ये है ब्लिसफुल बिहार, ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। आनंदमय बिहार हिंदी में इसको बोलेंगे। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने के लिए रखी थी? तो ये था उत्तरी कोयल, ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। अगला प्रश्न है जुलाई 2019 में बिहार के महापाषाणिक स्थान मेगालिथिक साइट के पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों ने निम्नलिखित में से किस जिले का दौरा किया? तो ये कैमूर का दौरा किया, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हाल ही में आबू धाबी में आयोजित इस्लामिक सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की परिषद के 46वें सत्र में भाग लेने के लिए किस देश को मेजबान UAE ने गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में आमंत्रित किया था? तो भारत को आमंत्रित किया था, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हाल ही में इसरो और CNES ने एक संयुक्त समुद्री निगरानी प्रणाली स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। CNES किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है? तो ये है फ्रांस की, ऑप्शन हो जाएगा सी। CNES इसका फुल फॉर्म क्या है? तो सेंटर नेशनल डेट्यूड्स स्पासियाले, यह फ्रांस की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है। अगला प्रश्न है पराग्वे की राजधानी कौन सी है जहां भारत के उपराष्ट्रपति ने मार्च 2019 में दौरा किया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए असनसियान। यह दक्षिण अमेरिकी देश पराग्वे की राजधानी है। मार्च 2019 में भारत के तत्कालीन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने पराग्वे की ऐतिहासिक यात्रा की थी। ये जो जाग्रेब है यह क्रोएशिया की राजधानी है, क्रोएशिया। और सान जोसे जो है यह कोस्टा रिका की राजधानी है, कोस्टा रिका। और मनागुआ जो है यह निकारागुआ की राजधानी है, निकारागुआ। मनागुआ निकारागुआ, सान जोसे कोस्टा रिका, जाग्रेब और क्रोएशिया। अगला प्रश्न है हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का चौथा सत्र कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, नैरोबी केन्या की राजधानी में किया गया। अगला प्रश्न है मार्च 2019 में सरकार द्वारा भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश के किस संस्करण का विमोचन किया गया? तो दूसरे संस्करण का विमोचन किया गया, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है मनोहर पर्रिकर की जगह हाल ही में उनकी मृत्यु पर गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो प्रमोद सावंत ने, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2018 के अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार के विजेता कौन है? तो ये हैं ऑप्शन ए यूही ससकावा। तो इन्हें भारत और विश्व भर में कुष्ठ रोग उन्मूलन के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2018 का प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार दिया गया था। यह विश्व स्वास्थ्य संगठन के सद्भावना दूत भी रह चुके हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है विश्व का पहला ऊंट अस्पताल किस शहर में स्थापित है? तो ये दुबई में स्थापित किया गया है। इसका नाम है दुबई कैमल हॉस्पिटल, जहाँ ऊँटों के इलाज, सर्जरी और उनकी विशेष चिकित्सा के लिए विश्व स्तरीय सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाती है।
तो बस इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।